हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज आपका टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। इसको जानने से पहले हम इसकी थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं या फिर इनके वर्ड्स की जो टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में जान लेते हैं। हमने क्या किया कि जो फ्रेमवर्क था, हमने मतलब जो हमारे जो एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक फ्रेमवर्क तैयार किया। किस चीज के लिए? सिलेबस तैयार किया, करिकुलम तैयार किया बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चों के लिए क्या किया? करिकुलम तैयार किया। और क्यों जरूरत पड़ी हमें करिकुलम तैयार करने की? मतलब पहले भी तो चला आ रहा था, तो क्यों जरूरत पड़ी हम लोगों को करिकुलम तैयार करने की? तो उसके लिए पर एक एम बनाया गया। तो वो एम क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, शिक्षा बिना बोझ, तनाव व बोझ मुक्त शिक्षा। ये क्या था? उद्देश्य था। ये क्या था? उद्देश्य था। किसका? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का उद्देश्य था, या फिर एम ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था लर्निंग विदाउट बर्डन। अब बर्डन किस किस चीज से था? पहले क्या होता था कि मतलब जैसे फिजिकल देख लेते हैं। ठीक है, फिजिकली में क्या होता था? पहले बैग इतने भारी होते थे, अपने टाइम के में याद करें तो बैग कितने ज्यादा भारी होते थे। दूसरा, सारी क्योंकि सारी बुक्स लानी होती थी तो बैग वैसे ही भारी हो जाते थे। दूसरा, हम लोग गांव में रहते थे, गांव में स्कूलें कितनी ज्यादा दूर होती थी, मतलब बहुत दूर दूर स्कूल होती थी, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर चल के जाना होता था। ये फिजिकल क्या थी हमारे पे? ऑब्स्टिकल्स थे। जो सर्वशिक्षा अभियान था जो 2000 में आया था, उसको पूरा करने के लिए सारे सारे क्या आ रहे थे? ये ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे। तो सरकार ने फिर क्या देखा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमारी जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाएं या फिर हर इंसान को शिक्षित बनाए। तो क्या क्या चीजें में कमी होगी हमारे। तो इस चीज को, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए या फिर निर्माण करने के लिए, इसका निर्माण या फॉर्मेशन करने के लिए जो हमारी एमएचआरडी है, एमएचआरडी, ठीक है, उसने क्या दिया? उसने कहा कि हमको कुछ ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए जिससे लिटरेसी रेट तो बड़े बड़े, हर व्यक्ति शिक्षित हो और देखा जाए कि क्यों मतलब स्कूल में रेट कम हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, स्टेग्नेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, एमएचआरडी ने क्या दिया था? निर्माण का आदेश दिया था। ये किसने दिया था? निर्माण का आदेश दिया था फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनसीएफ। और बनाई किसने थी? एनसीईआरटी ने बनाई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एमएचआरटी कब बना था? 1985 में बना था। इस बार यूटीटी के पेपर में ये क्वेश्चन आ रखा है कि एमएचआरडी कब बनी थी। ये क्वेश्चन आने का रीजन क्या था? क्योंकि करंट में चल रहा था, क्योंकि एमएचआरडी को चेंज कर दिया। अब क्या बना दिया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दिया है। ठीक है, और फर्स्ट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? ठीक है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आने की चांसेस था। ठीक है, और अभी भी देख सकते हैं कि अभी भी क्या पता आ जाए। ठीक है, अब ये तो हो गया एनसीईआरटी ने। अब एनसीईआरटी ने क्या किया? बहुत सारी नोडल एजेंसीज बनाई। ठीक है, उस एजेंसीज ने बनाई, तो उस एजेंसी के हेड कौन थे? पहले एजेंसी का मतलब किसके हेड कौन थे? ठीक है, हेड कौन थे इसके? जो शिक्षा बिना बोझ कमेटी बनी 2001, हाँ, जो राष्ट्रीय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना, उसके हेड कौन थे? उसके हेड थे प्रोफेसर यशपाल शर्मा। तो ध्यान रखना, यशपाल शर्मा क्या थे? प्रोफेसर थे। किसके? हेड थे किसके? एनसीएफ के थे। ठीक है, और इसमें टोटल कितने मेंबर थे? आज हम सिर्फ हिस्ट्री देख रहे हैं। मेंबर कितने थे? टोटल 38 मेंबर थे। और 38 मेंबर थे तो कई बार क्या था, टोटल मेंबर पूछ लेते, कई बार पूछते एग्जीक्यूटिव मेंबर कितने थे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मेंबर मतलब कार्यकारी सदस्य कितने थे। ठीक है, तो ये थे 35 क्या थे आपके पास? कार्यकारी सदस्य, फिर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। और जो थे 3 थे वो एनसीईआरटी के मेंबर्स, मतलब एनसीईआरटी के ही लोग थे। ठीक है, इसलिए कई बार क्या आता है, एग्जीक्यूटिव मेंबर कौन थे तो आप देखोगे 35 थे। और टोटल मेंबर पूछे, अगर टोटल मेंबर पूछे तो कितना, टोटल कितने सदस्य थे, कुल कितने सदस्य थे या फिर कुल कितने मेंबर थे एनसीएफ बनाने में, तो वो कितने थे? 38 थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये था इसके बारे में, इसके इर्द गिर्द घूमी जो बातें थी वो ये था।
ठीक है, किसने बोला था? MHRD ने बोला था निर्माण करने के लिए। किसने निर्माण किया था? फॉर्मेशन किसने किया था? NCERT ने किया था। और हाँ, एक और बात, जो NCERT ने किया था, NCERT ने क्या किया? इसको 22 लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म भी किया। मतलब 22 भाषाओं में इसका क्या था? 22 भाषाओं में इसको क्या किया? चेंज किया, ट्रांसलेट किया। जो लैंग्वेजेस किसमें हमारे पास अनुसूचियों में है, जो हमारी, ठीक है, शेड्यूल्स में है, जो हमारी 8th शेड्यूल में जितनी लैंग्वेज है, उन लैंग्वेजों में क्या किया? इसको ट्रांसफॉर्म किया। और इस जिस एनसीएफ ने कितनी चीजों पे, मतलब कितने स्टेट्स के सिलेबस पे क्या किया? इन्फ्लुएंस डाला। मतलब कितने सिलेबस में चेंज किया गया। इसके बाद पहले हम लोगों ने क्या किया? देखा कि जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसमें और जो एनसीएफ द्वारा बनाया गया सिलेबस है, उन दोनों को क्या किया? कंपेयर किया। और उसके बाद उससे कुछ कुछ चीजें क्या डाली? इसमें डाली है, ठीक है, जो मतलब उस एनवायरमेंट से सुटेबल हो, क्योंकि हर जगह के एनवायरमेंट अलग है। मतलब हर जगह पे छुट्टियां अलग पड़ती हैं, हर जगह पे जो हमारे क्रॉप्स है वो डिफरेंट होते हैं। तो उस हिसाब से कितने सिलेबस पे इन्फ्लुएंस डाला? 17 सिलेबस पे इन्फ्लुएंस डाला। किसने? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने। ठीक है, तो समझ में आया? ये था किसके इर्द गिर्द? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के इर्द गिर्द जितनी बातें थी वो थी। अब इसकी हिस्ट्री देखो, जो ये वाला फ्रेमवर्क बन रहा था, ऐसा नहीं ये पहली बार बन रहा था, इससे पहले भी बन चुके थे। 1975 में बना, फिर 1988 में बना, फिर 2000 में बना, और 2000 को, जो 2000 में बना था, उसका रिफॉर्म करने के लिए 2005 आया। ठीक है, अब इसके बेस क्या क्या थे, आधार क्या क्या थे, आधार क्या क्या थे, ठीक है, बेस क्या क्या थे और आधार, मतलब ये कौन सा वाला फ्रेमवर्क होगा? 4th फ्रेमवर्क होगा, ठीक है, 4th नंबर का फ्रेमवर्क होगा, और ये नवीनतम होगा, मतलब न्यू, सबसे नया जो काम हुआ है सिलेबस को लेके। किसके बेसिस पे? स्कूल के बेसिस पे, विद्यालय के बेसिस पे। जो सबसे नया काम हुआ है, वो कौन सा हुआ है? एनसीएफ 2005 का हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है, 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, उनमें ढूंढना होता है गलत कौन सा है। ठीक है, तो याद रखना, सबसे नया भी बोलेगा कि सबसे नया काम कौन सा हुआ है हमारी स्कूली शिक्षा के दौरान, स्कूली शिक्षा के लिए सबसे नया डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो वो कौन सा? एनसीएफ 2005 है। ठीक है, क्योंकि 2009 का एनसीटी आया था, वो किसके लिए आया था? टीचर्स के लिए आया था। ठीक है, टीचर एजुकेशन के लिए आया था। अब बेस क्या था इसकी? एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 वाली, ठीक है, 1988 वाली, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, पेपर में आ रखा क्वेश्चन है पीओए क्या होता है और कब लागू हुआ था, ये जो था। और एक और थी जो समिति बनी थी, शिक्षा बिना बोझ की समिति बनी थी 1993 में, जिसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? यशपाल शर्मा जी ने की थी। वो कमेटी भी क्या थी? इसी का क्या थी? आधार थी। मतलब यहीं से सारे पॉइंट्स उठाए गए। इन्होंने भी कहा था शिक्षा बिना बोझ, इन्होंने भी कहा था शिक्षा बिना बोझ, इन्होंने भी कहा था शिक्षा बिना बोझ, और ये तो समिति ही बनी थी, शिक्षा बिना बोझ समिति बनी थी। इन सब का आधार लेके, इन सब में जो बातें लाई गई हैं, जो बातें इन्होंने कही गई हैं कि कैसे करिकुलम बन सके, वो सारी की सारी बातें लेके हमने अपने फ्रेमवर्क में डाली हुई है। ठीक है, और बाकी जो फिलॉसफी है उनकी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की फिलॉसफी में डाली गई है। मतलब सारे जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने जितनों ने बोला होगा लर्निंग विदाउट बर्डन, जो बच्चों के फेवर में बोला होगा, मतलब टीचर सेंटर एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए, वो सारी बातें हम लोगों ने इसमें डाली हुई है। ठीक है, तो ये कौन सी कमेटी थी? यशपाल कमेटी, शिक्षा बिना बोझ वाली, लर्निंग विदाउट बर्डन वाली। ठीक है, और इसके हेड भी कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। और प्रोफेसर यशपाल जी का निधन कब हुआ है? 2017 में हो गया है। हाँ, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, कोई इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर ध्यान रखना। इतना समझ में आया? बेस क्या कहते हैं? 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, 88 की आई थी, 1902 में पावर ऑफ एक्ट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था, और 1923 में लर्निंग विदाउट बर्डन आया था। ठीक है, 1995 में क्या आया था? मिड डे मील भी आया था। हाँ, ये थोड़े जो सारे टर्म्स है वो ध्यान रखते रहना। अब इतना तुमको समझ में आ गया ये क्या था? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बनाने के पीछे की हिस्ट्री थी। अब इसकी हम पढ़ेंगे जरूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, थोड़ा अभी मैंने फर्स्ट में स्टार्टिंग में बताया था क्यों पड़ी। अब देखते हैं, कुछ ज्यादा थे जो टर्म्स आ सकते हैं ध्यान रखने में,
क्या थी, जो फिजिकल ऑब्स्टिकल्स थे, स्पेशली जो बच्चों को बच्चे स्कूल नहीं आना चाह रहे थे, तो फिजिकल ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं? ठीक है, स्कूलें दूर थी, है ना, ठीक है। दूसरा क्या थी, अब अपने टाइम पे याद करो, हमारे पास तो वही जब गांव में मतलब स्कूलें होती हैं, उनमें क्या नहीं होता है, बेंचेस ही नहीं होती, और जो बेंचेस होती है वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं, और दूसरा तो पूरी भी नहीं होती है, कई बार क्या होती है, कम होती है ना। अभी की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कब की, 2005 से पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो उन चीज को आधार माना गया है, ठीक है। तो फर्नीचर्स के लिए, ठीक है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता था, पहले कमरे भी नहीं होते थे इतने, मतलब बच्चे धूप में ही पढ़ रहे हैं, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे हैं तो सब एक ही रूम में पढ़ रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड, मेन था, क्या होता था कि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो भी क्या था, मतलब बहुत ही ज्यादा कठोर था, मतलब बिल्कुल फेल वेल कर देते थे, तो बच्चे वैसे ही मतलब शर्म के कारण ना जाना, हमको आ नहीं रहा है उस कारण ना जाना, ठीक है। तो एग्जामिनेशन सिस्टम क्या था, फ्लेक्सिबल नहीं था, तो जो नया एग्जामिनेशन सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल आया। देखो उसमें क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट कर दी गई है। 2005 में कहा तो गया था, बट वो स्टार्टिंग एग्जीक्यूट होने में टाइम लगा, और 2010 तक वो पूरा एग्जीक्यूट हो गया था। और अभी आपने देखा होगा जो 10th की मार्कशीट आती है, 8th की आती है, कई मतलब 10th तक की जो मार्कशीट आती है वो सारी सारी क्या आती है, ग्रेडिंग सिस्टम पे आती है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट था, फ्लेक्सिबल नहीं था, ठीक है। दूसरा था पनिशमेंट। कई बच्चे पनिशमेंट के कारण भी स्कूल नहीं आते हैं, कि अगर मैंने काम नहीं किया तो वो टीचर मुझे मुर्गा बना देगा, कि मुझे हाथ खड़ा, बेंच के ऊपर हाथ खड़ा करवाएगा, या फिर क्लास से बाहर निकल देगा, ठीक है। तो बच्चों के भी क्या है, कुछ इमोशंस होते हैं, हमको हमेशा कोई भी टीचर्स को बच्चों के इमोशंस के साथ लेके हमें पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं, अगर हम लोगों को बेइज्जती लगती है किसी भी चीज की, तो वो उस बच्चे को भी लगती होगी, तो सब कुछ उसको लेकर उसके फेवर, मतलब इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड था सब कुछ, क्या था, चाइल्ड सेंटर्ड था। जो एनसीएफ पे वर्क किया गया वो किस पे था, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच थी, ठीक है। चाहे जो भी कुछ है बच्चा है, हम लोग सिर्फ एक फैसिलिटेटर हैं, जो भी एक टीचर होगा सब क्या सिर्फ क्या होगा, एक फैसिलिटेटर होगा, ठीक है। हमको मतलब बिल्कुल बच्चों की भावनाओं की भी कदर करनी है, ठीक है। तो सब क्या होगा, पनिशमेंट नहीं देनी है, ऐसी पनिशमेंट नहीं देनी कि कल से बच्चे स्कूल ही नहीं है, मारना नहीं है, सब कुछ नहीं है, ठीक है। सारा का सारा किसमें, पनिशमेंट के बेस में भी था, जिसका फिजिकल ऑब्स्टिकल थे किसी बच्चे को स्कूल में आने के लिए, ठीक है। अब है गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या थे, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या क्या थे इसके, फिजिकल इसके एमसीएफ के प्रिंसिपल्स क्या क्या थे। तो प्रिंसिपल था कि पहले क्या होता था कि टीचर ने बोल दिया, जैसे मैथ्स की याद करो कि टीचर क्या बोलता था कि मैंने इस तरीके से क्वेश्चन कराया, इसी तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए, एक मतलब अगर 2 पहले लिखा है तो 2 पहले लिखना है, अगर 2+3 लिखा है तो 3+2 हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो था क्या, एक रोड तरीका था, एक टीचर सेंटर्ड तरीका था, उसको हटाने के लिए ये चीजें यूज करी गई है। दूसरा क्या होता था कि जो बुक्स थी, वो बुक्स क्या थी, बिल्कुल सेल्फ ऐसे नहीं थी, बुक्स में हमको बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ा है। ऐसे नहीं कि बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान हो, ठीक है। और किताब में ऐसे एग्जांपल्स दे रखे हैं, अगर यहाँ पे बताया गया है कि कोई एक जानवर होता है, कैमल होता है, उससे क्या करते हैं लोग, इधर से उधर करते हैं, मतलब जो भी था रेगिस्तान में रहता है, तो एग्जांपल्स कुछ कुछ ऐसे देने चाहिए थे जो एरिया वाइज होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं, कैमल के बारे में भी बताना है, हम लोगों को पता होना चाहिए, पर एग्जांपल सारे के सारे क्या होने चाहिए, डेली लाइफ के बारे में होने चाहिए, डेली यूजेस के बारे में होने चाहिए, क्योंकि बच्चे ने घोड़ा तो देखा है, घोड़े के बारे में बताया जाए, मतलब ऐसा कुछ हो जो लाइफ से, मतलब किसी बुक से बियॉन्ड कुछ हो बच्चे के लिए, ठीक है, जो बच्चा अपनी डेली लाइफ में यूज कर सके, ठीक है। दूसरा हम लोगों को कुछ ऐसा लिखना था, ऐसा बनाना था, ऐसा प्रिंसिपल थे कि बच्चा क्या करे, कंसर्न करे अपने डेमोक्रेटिक एसेट्स के बारे में, मतलब जो हमारी चीज, हमारी फ्लैग के बारे में, मतलब उसकी रिस्पेक्ट हो, कंसर्न करे, सेव करने के लिए कुछ सोचे, ठीक है, डेमोक्रेटिक एसेट्स के बारे में सोचे, ठीक है। कि और जैसे कि था रोड मेथड से बच्चा बिल्कुल दूर हो जाए, और बाकी फिर अब देखते हैं क्या क्या थे, ठीक है। अब ठीक है, हम देख रहे हैं गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या क्या थे हमारे किसके, एनसीएफ के प्रिंसिपल्स क्या क्या थे, 5 प्रिंसिपल्स हैं। पहले बच्चे को क्या करना है, रियल लाइफ के साथ जोड़ना, ठीक है, कनेक्ट द नॉलेज विद रियल लाइफ,
रियल लाइफ या डेली लाइफ? कुछ ऐसे एग्जाम्पल नहीं देने की बच्चे की समझ ही नहीं आए, ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो बच्चे की क्या हो, देख सकता है बच्चा, अपने आसपास देख सकता है कि ऐसा होता है। ठीक है। दूसरा, उसको रोड मेथड से दूर करना, फ्रॉम रोड मेथड। बच्चे पे ऐसा बटन नहीं डालना है कि अगर मैंने इज बोला है, दा बोला है, तो इज दा ही बोलना है। ठीक है। वो अपनी तरफ से बनाएगा। जितना बच्चा सेल्फ होगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यूज करी गई है इसमें। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बारे में क्या बोल रहा है जीन पियाजे ने? बच्चे क्या होते हैं? स्मॉल साइंटिस्ट होते हैं जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ठीक है। हम लोगों को क्या, ऐसे भी एक फैसिलिटेटर्स हैं टीचर्स, और वो बताएंगे उनको क्या कि कैसे कैसे करके क्या करना है। मतलब बता दिया, मेथड बता दिया किसी चीज का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और बाकी ऐसे बोलो अपनी तरफ से करो, जैसे आप करना चाहते हो आप करो। ठीक है। ऐसे नहीं है कि अगर मैंने एक मेथड दे दिया इसी को रटते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आए तीसरा, बियॉन्ड फ्रॉम टेक्स्ट बुक। फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए, मतलब जो करिकुलम बनाओगे आप, वो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। ऐसे नहीं है सिर्फ किताबी ज्ञान दो, बच्चे को किताबी वॉर्म बना दो, मतलब किताबी कीड़ा बना दो। ठीक है। ऐसा नहीं है, बच्चे को बाहर की दुनिया के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ किताबी किताब का, मतलब जो टेक्स्ट बुक्स होंगी बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स भी होनी चाहिए, मतलब बच्चा बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक भी सोचना चाहिए। अब जैसे कि जैसे जो हमारी टेक्स्ट बुक्स थी, जो अभी भी टेक्स्ट बुक्स होती है, अब तो आने लग गई नहीं, उसमें पहले जेंडर स्टीरियोटाइप भी बहुत होता है। ठीक है। जैसे जेंडर्स में बता दिया गया कि ये काम सिर्फ यही करेंगे, मतलब हमारी बुक्स में जो फिगर्स बनाए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि जिसमें क्या हो जाएगा, जेंडर बाइस दिखने लग जाती है ना, तो वर्डिंग में भी जेंडर बाइस दिखने लग जाती है। तो कुछ बुक ऐसी बनानी चाहिए जो क्या हो, थोड़ा हटके हो, मतलब बच्चा क्या करे, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक सोचे, है ना। ऐसे नहीं सिर्फ टेक्स्ट बुक के बारे में ही जो दे रखा है उसमें वही सोचे, वो कुछ प्रैक्टिकल भी सोचे। ठीक है। अब है टेक्स्ट बुक हो गया। ठीक है। कंसर्न एंड केयर विद इन इसमें क्या होनी चाहिए, कंसर्न होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए अपनी डेमोक्रेटिक एसेट्स के बारे में। फ्लैट मतलब बुक ऐसी बनानी है। ठीक है। बुक ऐसी बनानी है, अपना फ्रेमवर्क ऐसा बनाना है। करिकुलम पहले होता क्या है? ठीक है। करिकुलम सोचो होता क्या है। करिकुलम को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक स्कूल वाला मतलब इसमें बुक्स वगैरह होंगी, दूसरा क्या होगा नॉन स्कॉलर मतलब नॉन स्कूल वाला, जैसे कि जिसमें क्या होता है डांस होता है हमारे पास जो भी चीजें होती हैं। ठीक है। जैसे स्कूल में जो मनाई जाती हैं। ठीक है। तो हमको ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है, ऐसे अपने पूरे के पूरे दिन को, जो हमारे 365 डेज होते हैं उनको, जितने हमारी स्कूल चलती है 120 डेज चलती है, जितने भी हमारी स्कूल चलती है उनको हमें ऐसे बांटना है कि बच्चे को डेमोक्रेटिक एसेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। जितनी भी चीजें हमारी डेमोक्रेसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सब कुछ पता होना चाहिए, जो कि कल के दिन जब बच्चा स्कूल से बाहर जाए तो अपने देश के लिए कुछ कर सके। ठीक है। ऐसा मतलब अपने देश की हर चीज में भागीदारी दे सके। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई बच्चा अगर मतलब हम अपने देश के लिए सिर्फ मतलब ये हो सके कि हम आर्मी में जाएंगे वहीं से कुछ कर सके। आप जो भी पोजीशन में, अगर आप टीचर हो, अगर आप ईमानदारी से कर रहे हो और अपने देश के लिए कुछ कर रहे हो, तो उसमें भी क्या होगा, हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, है ना। तो वही क्या था, बच्चे को कंसर्न और केयर देनी, किसके बारे में, डेमोक्रेटिक एसेट्स के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में बताना। तो उसमें भी हमको अपना करिकुलम क्या करना है, इससे जोड़ के बनाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट है 1 2 3 4 5वां था फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन पैटर्न। जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको क्या बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना। ठीक है। फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन पैटर्न को बनाना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा बना दिया कि बच्चों को स्कूल ही छोड़ दे बच्चा कि अब तो मैं फेल हो गया हूं, अब तो मैं स्कूल ही नहीं जा सकता हूं, है ना। ऐसा फ्लेक्सिबल बनाना। ठीक है। जैसे फ्लेक्सिबल बना, उसके बाद जैसे आपके पास फॉर्मेटिव टेस्ट आते हैं, हमारे पास अब फॉर्मेटिव आते हैं, समेटिव टेस्ट आते हैं, मतलब हर 3 महीने में, हर 2 महीने में बच्चे का टेस्ट लिया जाता है। उसमें मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, है ना, उसमें क्या ग्रेड दिए जाते हैं, जो कि बच्चा समझे कि हाँ कोई नहीं, मतलब इतना बड़ी बात है, अगर बी आ रहा है, ए आ रहा है, तो क्या कर दिया, मार्क्स को बांट दिया उन्होंने। पर ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की 91 आई है और किसी की 99 भी आई है, तो ठीक है, हमको 1 दिख रहा है वहां पे, ठीक है, 1 दिख रहा है, बच्चे को कोई भी हीन भावना ना आए, बच्चे को दुख ना हो चीजों का, मतलब बिल्कुल नाम ही उसका क्या था, लर्निंग विदाउट बटन था। ठीक है। तो कोई भी बटन नहीं होना चाहिए, बच्चा खुश खुश होके पढ़े, तभी तो कुछ नया क्रिएट कर पाएगा, है ना, जब बच्चा खुश होके पढ़ेगा।
तो ये इसके कुछ क्या थे, प्रिंसिपल्स थे। इनके पर्सपेक्टिव पे क्या बना गया, हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना गया है, जो क्या होगा, मतलब जो अब हम सबके सब लोग क्या क्या करते हैं, यूज करते हैं स्कूल में। और फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।